नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजिल इंडिया के एक और धमाकेदार पॉडकास्ट में। आज हम जानेंगे एक रेडियो जॉकी का काम कैसा होता है और साथ हम ये जानेंगे कि एक मार्केटिंग एजेंसी काम कैसे करती है और अपना बिजनेस आप ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ हैं सैयद अली, जो रेडियो जॉकी भी रह चुके हैं और करेंटली अपना मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत थैंक यू आपको मुझे इस लायक समझने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके जर्नी से। तो आप अपना जर्नी बताइए कि आपका रेडियो जॉकी का सफर कैसे शुरू हुआ। रेडियो जॉकी का सफ़र, उससे पहले थोड़ा सा स्टोरी ऐसा है कि स्टार्टिंग मार्केटिंग से ही हुई थी और इनफैक्ट रेडियो का मार्केटिंग करने के लिए ही मुझे कांटेक्ट किया गया था। तो मुझे लगा कि शायद ट्राई करना चाहिए, हो सकता है ये भी स्किल हो। और वैसे भी वहाँ लोग नहीं मिल रहे थे उनको, और नया नया था, यहाँ पर ओपन हुआ था। आपके यहाँ के जो हमारे सांसद जी हैं, उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया था। उसी दिन मैंने अप्लाई किया, एज अ डेमो दिया, 2-3 दिन ट्रायल हुआ, तो उनको लगा कि हाँ ये कर सकते हैं। तो ऐसे शुरुआत मिला, मतलब कह सकते हैं कि बाय लक या नेचर के हिसाब से ही थोड़ा स्किल था उसके अकॉर्डिंग, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। तो आपका पहला लाइव शो का एक्सपीरियंस कैसा रहा? नर्वसनेस था या फिर चिल मोमेंट था? मतलब पब्लिक स्पीकिंग थोड़ा बहुत जानते थे, स्कूल में किया करते थे, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला था और काफ़ी गैप रहा था, क्योंकि जब आप एक जॉब कर रहे होते हैं तो मोस्टली आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने होते हैं। लेकिन वहाँ पर पहली बार तो बहुत डर लगता है, लेकिन हो गया। मतलब पहले तो हम लोग बस ऐसे ही रिकॉर्ड करने के लिए, क्या ना, अभी कंप्यूटर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं कि एज्यूम कीजिए कि आप बोल रहे हैं रेडियो पे। तो लेकिन जिस टाइम हुआ था कि हाँ आज आपको लाइव करना है, उस दिन तो कई बार लड़खड़ाए। तो मेरे सीनियर्स थे, एक मेहताब, आरजे मेहताब, तो उन्होंने बहुत गाइड किया कि नहीं नहीं घबराना नहीं है। और वो रेडियो पे भी बोले थे कि आप घबरा रहे हैं, आप पहली बार आ रहे हैं, इसलिए ऐसा ऐसा है। उसकी रिकॉर्डिंग भी शायद मेरे पास होगी कहीं ना कहीं। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था, बहुत अच्छा जर्नी रहा। और जो यंगस्टर हैं, अपने आप को इस चीज़ में स्किल करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि वो किस तरह पब्लिक स्पीकिंग कर सकें, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। शायद अभी भी वहाँ पे कुछ वैकेंसीज हों, आप ट्राई कर सकते हैं। रेडियो जॉकी बनने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्किल क्या होता है? रेडियो जॉकी बोलने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको पढ़ना अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि आपके एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स मिल जाता है कि आपको ये चीज़ पे बात करनी है, आज ये है, आज ये है, आज ये है। तो आपको पढ़ना आना चाहिए और थोड़ा आपको प्रिपेयर होगा, थोड़ा सा आवाज़ आपको बोल्ड रखनी है, लड़खड़ाना नहीं है, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पे फोकस किया जाता है कि जैसे एक नॉर्मल हम लोगों को सिखाया जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं 10 मतलब, तो वो तो आप नहीं बोल सकते। तो जो सही तरीका है बोलने का, 10 लव, तो आपको वो बोलना है। तो छोटा छोटा माइनस चीज़ है जो आपको देखना है। अगर आप अपने स्कूल के टाइम में अगर अच्छे से बोल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ट्राई किया जा सकता है, एक वर्थ इट ट्राई है आपके लिए। अच्छा, तो ये स्क्रिप्टेड होता है या ऑन टाइम होता है? नहीं नहीं क्योंकि आप समझिए 2400 घंटा शो चल रहा है, तो बहुत मुश्किल है स्क्रिप्टेड होना। हालांकि बहुत लोग जो शुरुआत में स्टार्ट करते हैं, जैसे उनके लिए न्यूज़ एक सेक्शन हुआ, तो वो सुबह से पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं, बार बार खुद में प्रैक्टिस कर रहे हैं बोलने के लिए, तो वो वैसा रहता है। लेकिन मोस्टली लाइव ही होता है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं अभी नेक्स्ट गाना ये आने वाला है, उसके बारे में आप जानकारी तुरंत इकट्ठा किए, फिर उस पर बोले। तो आपको स्क्रिप्टेड तो मेरे हिसाब से नहीं होता है, या फिर पूरी तरह से नहीं होता है। मोस्टली आपको लाइव ही बोलना होता है। अच्छा, तो लाइव शो के दौरान कभी ऐसा मोमेंट जो थोड़ा फनी हुआ हो या एम्बैरेसिंग हुआ हो जो आपको अभी तक याद है? हाँ हुआ तो है। हाँ, एक आरपी मिशन स्कूल है, वहाँ पर एक कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था, थोड़ा सा मतलब डिप्रेसिंग टाइप का था, और फर्स्ट टाइम ही हम ऐसा कुछ कर रहे थे। तो वहाँ पर एक बच्ची आई हुई थी, तो कुछ तो ऐसा शो चल रहा था कि गाना का डांस था, पापा कहते हैं कि बेटा नाम करेगा, ऐसा गाना था। तो मैंने उस बच्ची से पूछ लिया कि बेटा ही क्यों नाम करेगा, बेटी क्यों नहीं कर सकती, ऐसा समथिंग। तो पापा तुम्हारे फेवरेट हैं कि मम्मी तुम्हारी फेवरेट? तो उस बच्ची ने जवाब दिया कि नहीं, पापा नहीं है। हम बोले अच्छा ठीक है, मम्मी तो होंगी। तो और संजोग से उनकी मम्मी भी नहीं थी। तो फिर मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग सब हैं आपके लिए, ऐसा बोल के मैंने कवर अप किया।
और कोशिश किया कि इसको सेटल डाउन किया जाए, लेकिन पीछे से फिर मैम बोलती हैं कि नहीं दोनों है, ये हॉस्टल में रहती है। अच्छा। थोड़ा सा तो वो अलग था। तो पहले तो थोड़ा इमोशनल शॉक लग गया कि दोनों ही नहीं है। दोनों ही नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो हॉस्टल में हॉस्टलर थी। पढ़ती थी। तो ये एक थोड़ा इंसिडेंट था। एक रेडियो जॉकी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या होता है? एक रेडियो जॉकी का स्ट्रेंथ सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि उनको बोलने आना चाहिए, और वो बोलने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। मतलब लेट्स से आपको कुछ भी टॉपिक दे दिया जाए, ये ट्राइपॉड ही टॉपिक हो जाए, तो आपको लगेगा कि वो बोल रहे हैं, लेकिन कुछ भी बोल के 5 मिनट बोल सकते हैं इस पर। तो ये उनका स्ट्रेंथ होता है, और या बोलना चालू करे तो 2-4 लोग जरूर सुन ले, ऐसा उनका स्ट्रेंथ होना चाहिए एक आइडियल। आप अपने लिसनर के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैसे बनाते हैं? जनरली तो पहले आपको लिसनर को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कि मेरा नाम ये हुआ। बहुत लोग तो अपना अलग नाम रखते हैं रेडियो, ऐसा रेडियो जॉकी से आरजे नावेद है, शायद उनका नाम भी कुछ अलग है। उनका नाम नावेद नहीं है। सब लोग जैसे बउआ, आपने सुना होगा आरजे बउआ, मैं बउआ बोल रहा हूँ, तो उनका नाम तो बउआ है नहीं, लेकिन लोग रखते हैं ऐसा कनेक्ट करने के लिए, कुछ ऐसा नाम चूज कर लिए जो आसान हो, थोड़ा फनी हो, और कुछ कुछ क्वेश्चन करते रहते हैं या उनका रिक्वेस्ट लेते रहते हैं कि ये गाना प्ले कीजिए, ऐसा प्ले कीजिए। ऐसे करके कनेक्शन बनाया जा सकता है ओवर द टाइम। आज के समय में रेडियो का क्या रेलिवेंस है? आज के टाइम पे रेडियो का रिलेवेंस उतना अच्छा नहीं रहा है जितना कभी हुआ करता था। ये बात तो फैक्चुअल है ही। मेट्रो सिटीज में फिर भी है, मेट्रो सिटीज जितनी है वहां पर है, क्योंकि मोस्टली जो कार पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो गाना बजाना वो प्रेफर नहीं करते हैं, चाहे जो जॉब से निकल रहे हैं, अपने घर जा रहे हो, फ्लैट जा रहे हो, मोस्टली वो रेडियो ट्यून कर लेते हैं। तो वहाँ पर अभी भी लिसनर्स है, और कुछ कुछ कंट्री में है, इंडिया में वैसा अब नहीं रहा है। आपने रेडियो जॉकी से मार्केटिंग फील्ड में आने का क्यों सोचा, मतलब कैसे सोचा, कब सोचा? जर्नी तो वैसा नहीं है, मुझे पहले मार्केटिंग आता था, बाद में मैंने रेडियो जॉकी ज्वाइन किया। तो कुछ वजह था ऐसा, फैमिली कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो मैं मार्केटिंग का काम पहले किया करता था। वहां से मैं गुड्डा वापस आ गया, रांची सॉरी दिल्ली में। दिल्ली में जॉब किया करता था, वहां से फिर वापस आ गया गुड्डा, मम्मी की तबीयत खराब रहा करती थी। और उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है अभी जाने में टाइम है तो ट्राई कर लेते हैं रेडियो ट्राई कर लिया। और उसके बाद सोचा कि अब रेडियो हो गया है, तो रेडियो में मेरा शो रहता था क्लासिक इवनिंग शो, रात में 6 बजे से शाम से रात 10 बजे तक रहा करता था। तो दिन भर फ्री रहते थे, तो लगा कि जो दिल्ली में मार्केटिंग किया करते थे उसको यहाँ ट्राई करते हैं। तो दिन भर यहाँ पर मार्केटिंग और रात में रेडियो जॉकी, और मार्केटिंग मेरी ज़्यादा अच्छी चल पड़ी तो रेडियो मैंने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि दोनों चीज़ थोड़ा मुश्किल हो रहा था मैनेज करना। जैसा कि आपने बताया रेडियो जॉकी में आप काम क्या करते थे, तो जब स्टार्टिंग में करते थे बिगनर, एज ए बिगनर, तो आपको कितना सैलरी मिलता था? एवरेज सैलरी क्या था? देखिए एवरेज सैलरी तो वहाँ पर नहीं होता है जनरली, जनरल पर्सपेक्टिव से वहाँ पर आपको पे आउट शो के हिसाब से किया जाता है, आप कितना शो कर रहे हैं। अगर 30 दिन का शो है तो आपने 30 दिन शो किया तो पर शो के हिसाब से मिलता है। रेडियो में भी 2-3 कैटेगरी होती है, एक तो आपके गवर्नमेंट मतलब सरकारी रेडियो होता है, वहाँ पर ज़्यादा पे आउट मिलता है, और एक होता है प्राइवेट, मैंने प्राइवेट पे काम किया, तो वेरी कर सकता है 500 से आपको 800-900 रुपये पर शो के मिलता है। पर शो पे मिलता है, हाँ जैसा आपका एक्सपीरियंस है। और जहाँ गवर्नमेंट वाला रहता है उस पर लगभग 2000 से 4000 के आसपास होता है चार्जेस एक शो का। तो आपने एक शो किया तो तब पे आउट आपका बनता है। गवर्नमेंट क्या शो कराते हैं इसे? गवर्नमेंट मतलब जैसे सरकारी रेडियो होता है तो वही एक रेडियो का फॉर्मेट है, जैसे इसको बोलते हैं सामुदायिक रेडियो, है ना, कि जो पब्लिक के लिए बना है, लेकिन आप इस पे न्यूज़ और अलग अलग तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। लाइसेंसिंग का उन लोगों का अपना सिस्टम होता है, और कॉपीराइट कौन सा गाना बच सकता है कौन सा नहीं बच सकता है, वो सारा रिस्ट्रिक्शन भी होता है, आपको उसको देखते हुए काम करना होता है। लेकिन वहाँ पर भी लोकगीत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, और भी जो सरकारी सुविधाएं होती है, जो स्कीम चल रही है वेलफेयर स्कीम, वो सबको प्रमोट किया जाता है, और उसके पैसे गवर्नमेंट पे करती है आपको। तो क्या रेडियो जॉकी का एक्सपीरियंस मार्केटिंग फील्ड में काम आता है? हाँ बिल्कुल काम आता है, बहुत काम आता है। जैसे
एग्जाम्पल अगर मैंने रेडियो जॉकी नहीं किया होता तो हम्म, जितने भी आप मेरे मार्केटिंग पर्पस पे जो वीडियोस बनते हैं उन पे ओवर वॉइस मुझे किसी और से करवाना पड़ता, हम्म, वो ओवर वॉइस मैं खुद कर लेता हूँ, हम्म, तो वहां से बचत हो गई। थोड़ा एक पर्सपेक्टिव समझ में आता है कि लोगों को क्या चीज पसंद आती है, क्या सुनना पसंद है, किस तरह से सुनना पसंद है, हम्म। तो वो सारा चीज काम जरूर आता है। सिंपल वर्ड में ब्रांडिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? ब्रांडिंग और मार्केटिंग में, हम्म, ब्रांडिंग कह सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म मार्केटिंग है। मतलब एक बहुत लंबे समय तक आपको कुछ सेम चीज करते रहना पड़ेगा हम्म, तो ब्रांडिंग कहलाएगी। मार्केटिंग शॉर्ट टर्म है, लेकिन आप एक मार्केटिंग को ही लंबे टर्म तक करते रहें और एक ही दिशा में करते रहें तो ब्रांडिंग हो गई। मतलब let's say मान के चलिए कि मैगी है, हम्म, मैगी के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं, यप्पी है, वो है, ये है। हम मैगी इसलिए खाते हैं क्योंकि बचपन के याद से जोड़ के देखते हैं। प्रचार भी आप उसी तरह का देखिएगा, माँ अपने बच्चे को टिफिन में मैगी दे रही है ना, और ये लंबे पीरियड तक हुआ है। तो ये ब्रांडिंग बन गई कि लोग सिर्फ मैगी के टेस्ट के लिए नहीं खाते, यादें ताज़ा करने के लिए भी खाते हैं। यार बहुत दिन हो गया मैगी खाए, चलो मैगी खाएंगे, हम्म। तो वो प्रॉपर ब्रांडिंग हो गई। अब मार्केटिंग? मार्केटिंग जो ये प्रोसेस है उसको मार्केटिंग कहेंगे हम लोग। ब्रांडिंग एक तरह से हाँ अम्ब्रेला है, उसके अंदर ये सारी चीजें आती है। आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट। लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं इस चीज को, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। खासकर इस रीजन में तो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ के जितने भी लोकल दुकानदार हैं, जो भी बिजनेस है वो चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, उनको होना चाहिए कि आप ब्रांडिंग और मार्केटिंग को समझ के रखिए कि आपका एक और स्टाफ है उसको आपको 5,000 रुपये, 4,000 रुपये जो आपका हो सकता है कि हम ये कर सकते हैं मार्केटिंग में खर्चा, वो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इससे आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। तो उस तरह से सोच के चलने से फायदा होता है। एक ब्रांड या कंटेंट को वायरल बनाने के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी आप जितना क्रिएटिविटी सोच ले, हम्म, जितना अलग अलग तरीका से सोच ले आप किसी का अटेंशन, मतलब मेनली अगर देखा जाए आज के टाइम पे कोई भी ब्रांड अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर सक्सेसफुल बना पाता है तो दो चीज बहुत बड़ा फैक्टर होती है। पहला है कि आप भरोसा कितना दिखा पाते हैं। वीडियो के फॉर्मेट पे आप जैसे जितना ज्यादा भरोसा दिखाएंगे उतना ज्यादा चांसेस आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी। और दूसरा कि लगातार करना है। अगर किसी के पास जीरो बजट है तो मार्केटिंग कैसे स्टार्ट करेंगे? कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जीरो बजट है तो मार्केटिंग कैसे करना है? दैट मीन्स लो बजट। हाँ, लो बजट में पॉसिबल है, जीरो बजट पे तो आपको कुछ भी करना है आज के दौर पर तो पैसा पॉसिबल नहीं लगता ही है। तो जीरो बजट पे बहुत सारे चांसेस हैं आपके पास। यानी लो बजट पे आप स्टार्टिंग डिजिटल एड से शुरू कर सकते हैं। आप रेफरल चला सकते हैं, है ना, कि आप जैसे एप्स वगैरह पे चलता है ना रेफरल, वो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है कि मेरे पास कोई ऐप है, हम आपको डाउनलोड करवा रहे हैं, आपको भी कुछ बेनिफिट, हमको भी कुछ बेनिफिट। ज्यादातर ऐप तो इससे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। जैसे गूगल पे तो यूज करती हैं। गूगल पे ने बहुत कम मार्केटिंग की है, खासकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। वो जैसे ही लॉन्च हुआ था उसका ऐप क्रैश होने पे आ गया था। मतलब इतना ज्यादा रेफर किया जा रहा था कि कंपनी कहाँ 200 दे रही थी पर रेफरल, उसको सीधा 50 रुपए करना पड़ा था। क्योंकि हो रहा था ऐसा कि बहुत लोग बहुत ज्यादा रेफर कर रहे थे, तो उसमें बहुत सारा बाउंडेशन आया था। मार्केटिंग एजेंसी क्या होता है? मार्केटिंग एजेंसी जैसे मेरा खुद का भी एजेंसी है, ग्रो मीडिया, शायद आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो जिसमें हम लोग सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप एक दुकान खोल रहे हैं, आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, आप एक हॉस्पिटल खोल रहे हैं, आप कोई पब्लिक फिगर है, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे आप कोई आर्टिस्ट हो, मेहंदी आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है, और आप कैसे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं और अपनी सर्विसेज या फिर अपने सामान को ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकते हैं। तो उसके अंदर जितना भी सॉल्यूशन हम लोग देंगे, जैसे अलग अलग तरह का प्रचार है, चाहे वो टीवी का प्रचार हो, रेडियो का प्रचार हो, चाहे टोटो पे चल रहा प्रचार हो, एलईडी स्क्रीन पे चल रहा प्रचार हो,
आपके मोबाइल पे जो मैसेज आता है वो प्रचार हो, आपके व्हाट्सएप पे जो कैंपेन्स आता है वो प्रचार हो। तो एक सारा सॉल्यूशन हम लोग एक अंडर द रूफ ले आए हैं। इसकी वजह से लोग कांटेक्ट करते हैं, उनके लिए हम लोग काम करते हैं। हम लोग का मेन पर्सपेक्टिव ये होता है कि क्लाइंट को हम ये समझाएं कि आपके लिए क्या बेस्ट है। मतलब जनरली क्लाइंट होता है कि ना ये कर दिया, हम लोग को फायदा नहीं सर, आपका ही नुकसान है। आपके लिए ये बेस्ट है, इतना ही बजट में आपका काम हो जाएगा, ज्यादा नहीं है, जरूरत नहीं है इतना लगाने का। तो वो सारा चीज हम लोग करके देते हैं किसी भी क्लाइंट के लिए। मार्केट में परसेप्शन बनाना क्यों जरूरी है? परसेप्शन परसेप्शन नहीं, मतलब कह सकते हैं कि अपने बारे में तो बताना बहुत जरूरी है। मान के चलिए एक नेता के कैटेगरी में अगर बताएं तो आप अच्छे हैं, अगर ये 4 ही लोग जान रहे हैं तो ये तो काम का बात नहीं रहा ना। हाँ बहुत अच्छे हैं, आप विकास कीजिएगा, लेकिन 4 ही लोग जान रहे हैं ये बात, तो ये बात आपके किसी काम का नहीं। तो वो चीज जो आप कैसे हैं वो सब लोगों को बताना जरूरी है, तभी तो आपके लिए वो लोग वोट करेंगे, तभी तो लोग आपको चाहेंगे। तो मान के चलिए मेरा कोई सामान है, मेरा टेप है, मेरा बिस्किट है, मेरा पानी है, हम पानी बेचते हैं, तो आप क्यों खरीदिएगा? तो हम अगर 4 लोग को बताने जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कितनी बार बता सकते हैं, क्योंकि एक बार में कुछ नहीं होता है। और मार्केटिंग हमेशा से जरूरी रहा है। मेरे आपके अगल बगल में देखिए कि सबके घर में लगभग टाटा नमक ही यूज होता है, पता ही होगा। बिल्कुल। फिर भी टाटा नमक का प्रचार आता है। हाँ। हम टाटा भी जान रहा है कि हम यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। जो अफोर्ड कर सकता है वो यूज कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रचार आता है। तो वो जरूरी है। इसलिए टाटा वाले तो पागल नहीं है, उनके पास इतना पैसा है, इतने बुद्धिजीवी लोग उनके पास है। तो वही चीज है कि मार्केटिंग जो आपके पास है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको अच्छे तरीके से बताना जरूरी है। एक एजेंसी को किस तरह की क्लाइंट की नीड होती है? ज्यादातर तो लोग चाहते हैं कि जिनके पास जहां से ज्यादा पैसा आ जाए, लेकिन हम लोगों का तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सबके लिए काम करते हैं, चाहे वो कम बजट के भी लोग हों, ज्यादा बजट के भी लोग हों। लेकिन बहुत लोग होते हैं कि हम बस इस कैटेगरी का काम करते हैं, हम कपड़े वाले पे ही काम करते हैं, हम साड़ी पे काम करते हैं। हम लोग लगभग सबका काम करते हैं, चाहे वो अलग अलग कैटेगरी, मतलब लगभग सबका ही काम करते हैं, चाहे वो पब्लिक फिगर हो, पॉलिटिकल फिगर हो, किन्हीं का हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, शोरूम्स हो, मॉल हो, सबके लिए। जैसे नाइसा में, जैसे हम लोगों का देवघर में 2-3 मॉल है, उसमें से एक नाइसा जो अभी सबसे ज्यादा प्रचलित है, उनका काम लगभग 2 साल से हम लोग कर रहे हैं। तो पहले आपको भरोसा दिलाना होता है कस्टमर को, जैसे उनका था कि क्या पता ऑनलाइन से क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने अप्रोच किया, ठीक है अभी आप हमें कम पेमेंट दीजिए, हम करके दिखाते हैं आपको। हमने उनको प्रॉमिस किया कि आपको लगभग साल भर के बाद आपके पास जितने भी कस्टमर आएंगे उसमें 30-40% ऑनलाइन से ही आएंगे, उनको होते हुए दिख रहा है। तो ये चीज है। हम लोग जो प्रचार करते हैं इसका रिजल्ट बाकी जितना प्रचार का मीडियम है उस सबसे ज्यादा फास्ट होता है। आप कोई भी प्रचार, कोई न्यूज़पेपर पे आप जाइए और बोलिए कि हम आपको प्रचार दे रहे हैं, मेरा सिद्धो साबुन है, कोई साबुन है, कल का सेल बढ़ जाएगा, नहीं होगा। वो प्रभात खबर वाला कभी नहीं बोल सकता यार इसको काट देना। कोई न्यूज़पेपर वाला या फिर आप बैनर लगा रहे हैं, है ना, आपने बैनर लगा दिया, तो बैनर लगाने वाला तो आपसे पैसा ले लिया, 25,000 रुपये साल का ले लिया, लेकिन वो आपको कभी भी गारंटी नहीं देगा कि आप जो सामान बेचना चाह रहे हो बिक जाएगा। हम लोगों के साथ ऐसा नहीं है, आप लोग गारंटी देते हैं। हाँ हम गारंटी देते हैं कि जो पैसा आपसे हम ले रहे हैं एटलीस्ट उससे ज्यादा का आपको प्रॉफिट होगा 110%, नहीं तो पैसा हम रिफंड करेंगे। तो वो है, और हमारा रिजल्ट बहुत इंस्टेंटेनियस होता है। मतलब हाथ लगाए कल से आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा, विद इन अ वीक आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा, लोग आपके बारे में जानने लगेंगे। और ऑफलाइन प्रचार अब तरह से पूरी तरह से बंद होने पे आ गया। कितना ही हम लोग बैनर देखते हैं, और बैनर का मान के चलिए अगर पर डे हमको पड़ रहा है 400 रुपये, 200 रुपये तो मेरा सीधे सीधे वेस्ट है। रात में तो आपका कोई बैनर देखने का नहीं, पैसा आपको 24 घंटा का लगा है, दिन में भी देख रहे हैं तो पता नहीं कौन देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, सब अपने में ही बिजी रहता है। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में ये फायदा होता है
कि जब कोई लोग देखेंगे तभी हमको पैसा लगेगा। आप कुछ प्रचार को देखिएगा तब पैसा लगेगा। और यहाँ पर एक नुकसान ये है कि बैनर आपका कौन देख रहा है नहीं पता, लेकिन डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में होता है कि हमको पता है कि मेरा वीडियोस या जो प्रचार है वो कौन देख रहा है, हम चुन सकते हैं। इसलिए आपको देखिएगा आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको प्रचार आता है। आप जीन्स पसंद करती हैं तो आपको जीन्स आएगा, अगर साड़ी पसंद करती हैं तो साड़ी का ही प्रचार आएगा। तो वो सबसे बड़ा फायदा हो जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो आपसे मार्केटिंग कराना चाहेंगे तो उनका बजट कहाँ तक जाएगा? बजट देखिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है हम लोगों का बजट, और उसमें फायदा ये होता है, मतलब बजट ये रहता है कि बजट हम कैसे बता सकते हैं आपको, जैसे मतलब एक नॉर्मल बेसिक प्लान समझिए तो लगभग 9-10 हज़ार रुपए उनका बजट जा सकता है, और प्लस भी जा सकता है और थोड़ा कम भी जा सकता है। प्लस आपके चॉइस पे ऊपर डिपेंड है। हम अपना जो काम करते हैं वो पैसा फिक्स रहता है कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए फिक्स पैसा लेंगे, लेकिन आप कितना इन्वेस्ट करेंगे उसके हिसाब से आपका फायदा बढ़ते जाएगा। एक नॉर्मल उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए कि हम बैनर लगाने वाले अगर होते तो हम बोलते बैनर लगाने वाले तो हम हैं, लेकिन अब कितना आप लगा सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक गाड़ी चल रही है आपकी, तो आपको सर्टन फायदा दिख रहा है कि इससे 10 रुपये फायदा हो रहा है। हम बोले कि गाड़ी हम लगवाने वाले हैं आपके, तो हम एक फिक्स चार्ज बोल दिए कि हम 1,000 रुपये गाड़ी मैनेज करने का लेंगे, लेकिन कितनी गाड़ी आप चलवाना चाहते हैं ये आपकी इच्छा पे है। तो हम जो पैसा लेते हैं वो बिल्कुल फिक्स रहता है। आप चाहे 1,00,000 रुपए लगा रहे हैं, चाहे 10,000 रुपये लगा रहे हैं, हम अपना पैसा चेंज नहीं करते कि हाँ 2 लाख रुपए लगा रहा तो हमको थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो वैसा ग्रीडी नेचर हम लोगों का नहीं है, इसलिए अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। तो जैसे मार्केटिंग करते हैं वो एक इस पे करते हैं या फिर उसका कुछ? बहुत सारे क्लाइंट हैं, जनरली एक रील से भी उनका काम हो जाता है। हम लोग प्रचार को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वो सीजन के अनुसार ना बदलना पड़े। हाँ, तो जैसे मान के चलिए हमने लहंगा पे वीडियो बना दिया, शादी चली गई तो वीडियो बेकार हो गया उनके लिए। तो हम लोग ऐसा बनाते हैं कि उसमें लहंगा का एक सेक्शन भी रहे लेकिन बाकी सारी चीजें रहें, ताकि वो वीडियो का खर्च उनको बार बार ना लगे। और जो इस तरह के करते हैं है ना लोगों को, मतलब जिनको ज्यादा पैसा चाहिए होता है जनरली, तो क्या एक सेक्शन पे बना के छोड़ देंगे, लहंगा पे बना दिए, अरे लहंगा पे हो गया सर, अब पार्टी वेयर साड़ी का बच गया तो उसके लिए अलग पैसा दीजिए। अब पार्टी वेयर साड़ी हो गया तो बॉयज के लिए जो शेरवानी होता है उसके लिए अलग। तो ऐसे भी चीजें होती है मार्केट में, लेकिन हम लोगों का ऐसा रहता है कि एटलीस्ट आप साल भर तो जरूर यूज कर सकें। मार्केट एजेंसी खोलने के बाद आपने अपना सबसे पहला क्लाइंट कहाँ ढूंढा था? हाँ, ये सबसे मुश्किल काम हम लोगों के लिए शायद यही रहा था, लेकिन बाय लक बहुत जल्दी मिल गए थे। हम लोगों के पहले क्लाइंट थे जो होम डिजाइन करते हैं ना, वो हमारे पहले क्लाइंट थे जो घर का नक्शा बना के देते हैं। तो ऐसे भी कि हमने कोई न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू दिया था, शायद से जिला जोहर, उनके न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू दिया था, वहाँ से स्टार्ट किया था। वहाँ से वो देख के कॉल किए थे हमें, उनको लगा कि ट्राई कर लेते हैं। उस टाइम बहुत कम पैसे लेते थे हम लोग ट्राई करने के लिए कि लोग जान तो जाए एक बार। उन्होंने लिया, फिर उनको अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो अभी तक हमारे क्लाइंट हैं वो। अच्छा। शायद से सेकंड काम हम लोगों का ये था विलेज पाम रिजॉर्ट। हाँ, खुला था। ये वाला रोड पे बहुत आगे जाने पे है ना, हाँ, भागलपुर रोड। तो सेकंड क्लाइंट हमारे वो थे। उसके बाद तो बहुत है, सीक्वेंस हमको एग्जैक्टली याद नहीं है। अच्छा। लेकिन पहले 2 क्लाइंट ही। आपका चैनल बिल्ड और क्लाइंट बिल्ड दोनों साथ हो रहा था या चैनल बिल्ड पहले हुआ था? चैनल बिल्ड पहले हुआ था और चैनल मेरा नहीं था, चैनल था समर का, समर स्वप्निल, मैं सुना ही होगा। तो दरअसल मैं उस टाइम रेडियो जॉकी कर रहा था, तो सामने से वो आए थे प्रमोट करने के लिए, रेडियो के वीडियोस वगैरह शूट करने के लिए। तो वहाँ पर बात हुई थी कि हम लोग कुछ ऐसा स्टार्ट करते हैं। उसके पास वीडियो एक्सपर्टीज थी, मेरे पास मार्केटिंग का एक्सपर्ट, मार्केटिंग फील्ड का थोड़ा नॉलेज था। दोनों मिलकर स्टार्ट किया। तो ऐसे ही मतलब चैनल था शायद उस टाइम 4,000 समथिंग फॉलोअर थे सौ के। तो वहां से मतलब एक बेस स्टार्ट वहां से हुआ है। तो जीरो से तो नहीं कह सकते,
हाँ, लेकिन कुछ तो बिल्डअप पहले से था। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने का सही तरीका क्या है? सही तरीका है ये, अगर एकदम बेसिक लैंग्वेज में बताया जाए तो अगर बजट कम भी है आपके पास, तो आप बिजनेस एक बार खोल चुके हैं, आपने आप तो इन्वेस्ट कर दिया है, थोड़ा सा आपको आपको थोड़ा सा तकलीफ झेलना होगा कि आप मान के चलिए कि एक स्टाफ आपकी दुकान पे और है जो आपका प्रचार कर रहा है, और वो स्टाफ आपको सबसे ज़्यादा फायदा देगा। आपका कोई स्टाफ उतना फायदा नहीं देगा जितना वो देगा। इस बात की मैं एश्योरिटी लेता हूँ। शुरू में 2-3 महीने आपको लग सकता है कि यार पैसा लग रहा है बहुत, लेकिन वही आपको रिटर्न ला के देगा। और एक गलती जो जितने भी लोकल दुकानदार हैं, लोकल बिजनेस वाले सब करते हैं, जो मेरे साथ बहुत फेस होता है, कि जब उनका अच्छा टाइम चल रहा होता है, जब उनकी दुकान पे सेल होती है, तब वो प्रचार पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे उनके पास सेल डाउन होती है तब वो प्रचार पे आते हैं। तो वो सबसे बड़ा खराबी है, क्योंकि मान के चलिए आपका सेल चल रहा है तो अभी आप बम बम है, अभी आपको प्रचार की जरूरत नहीं लगी, आपके दिमाग में ये थॉट चल रहा है। जैसे आपका सेल डाउन हुआ, अब आप बोलिएगा कि प्रचार करवाना है, लेकिन सेल डाउन हुआ तो आपके पास पैसा की भी तो कमी हो गई, आप प्रचार वाले को पैसा कहाँ से दीजिएगा? तो ये एक लूप बन जाता है कभी कभी। 2-3 मेरे क्लाइंट ऐसे होते हैं, जब उनका ठीक चल रहा होता है तो उनको याद नहीं करते, जब खराब चल रहा होता है बोलते हैं अच्छा ठीक है अभी कर दो, बाद में देंगे पेमेंट। तो ऐसा होता है। आप मार्केट एजेंसी में कब से काम कर रहे हैं? कितने साल से? मार्केट एजेंसी में हम काम नहीं कर रहे हैं, मेरा और समर का खुद का मार्केटिंग एजेंसी है, हम लोग पार्टनर हुए। और मैं इससे पहले एज अ मार्केटर जॉब कर रहा था, एजेंसी में नहीं था। मतलब किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए मार्केट कर रहे थे, वो क्लोथिंग कंपनी थी, फ्लाइन ऑफ नाम है उसका। अच्छा। तो उनका सेल मतलब 0 से लेके लगभग 2 करोड़ तक मैंने 8 महीने के अंदर अचीव किया था। अगर कोई टेक्निकल टर्म में होगा तो समझ सकता है कि अच्छा बड़ा अचीवमेंट है ये। और लगभग 60 का रोएस आता था। रोएस मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड, आप जितना खर्चा कर रहे हैं तो उससे 60 गुना का 60%? नहीं, 60 60 गुना। 60 गुना मान के चलिए हम 100 रुपए खर्च किए तो 100 इंटू 60 उतना का आप सेल लाए। तो वो आप देखिएगा कि जो जिसका 15-20 में नंबर हो जाता है रोएस, वो यूट्यूब पे अपना कोर्सेज बेचने लगते हैं। तो बाय लक ही आया था, लेकिन कुछ मेहनत भी था मेरा। वॉइस ओवर आर्टिस्ट क्या होता है? वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो मैं उतना अच्छा हूँ नहीं, मतलब voice जैसा over- कि आपने बताया आप अपने हम्म। वीडियो पे खुद वॉइस ओवर करते हैं। वॉइस ओवर मतलब जैसे कि आप अच्छे से बोल पा रहे हैं, क्लियरली सारी बातों को सुना पा रहे हैं। अब जैसे लगा कुछ बोल दिए, लोग समझ नहीं पाए, तो आपके बोलने में क्लैरिटी होना चाहिए। अगर फोन होगा तो मैं आपको सैंपल सुना सकता हूँ वॉइस का, तो क्लैरिटी होना चाहिए, बेसिकली यही है। और जो बहुत अच्छे अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं वो मूवी में काम करते हैं, डबिंग करते हैं। और जो हम लोग जैसे बेसिक हैं कि अपने वर्क के लिए हो गया है। अगर कोई सोशल मीडिया से पैसा कमाना चाहते हैं तो वो क्या करें? सोशल मीडिया से पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे हार्श रियलिटी ये है कि इन्फ्लुएंसर जनरली पैसा नहीं कमाते, खासकर इंस्टाग्राम पे जो है। और फेसबुक का भी स्थिति खराब है, मतलब बहुत अच्छा पे आउट नहीं मिलता है। पूरे मंथ काम कीजिएगा तो, बहुत बड़े चैनल का बात नहीं है, स्टार्टिंग का ही बात कर रहे हैं, तो पे आउट ज़्यादा नहीं आता है। किसी मार्केटिंग एजेंसी से आप जुड़ सकते हैं स्टार्टिंग पीरियड में, बाद में आपके पास खुद बहुत ब्रांड डील्स आने लगते हैं तो आपके पास पैसा आ जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको किसी के साथ जुड़ जाने से मेरे हिसाब से ज़्यादा फायदा होता है। चाहे आप एज अ मॉडल काम करना चाह रहे हैं, एज अ वीडियो क्रिएशन काम करना चाह रहे हैं। अगर कोई बिजनेस वीक है तो क्या उसको सोशल मीडिया से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है? बिल्कुल, बहुत ऐसा सेट ऑफ एग्जांपल है। और मान के चलिए एक भागलपुर में हमारे क्लाइंट थे, वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। पहले शायद देवघर में थे, किसी और शहर में थे, भागलपुर में खोले थे। 3-4 महीना ऑफिस बंद था, मतलब 3-4 महीना ऑफिस खोल रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है, ना ही कोई क्लाइंट आ रहा है, क्योंकि अब दूसरे शहर में फेमस है, इस शहर में कोई जान नहीं रहा है। लेकिन अब उस शहर में आप कितना अच्छा काम किए, इस शहर वाले को बताना तो होगा।
तो जैसे हमने बताया फिर उनका काम चालू हुआ। अच्छा, जैसे सपोज किसी ने मॉल खोला है, वो कोई ऑफर नहीं दे पा रहे हैं या फिर उनका डाउन चल रहा है अभी, तो वो अपना ग्रो करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? पॉसिबल है, मतलब थोड़ा तो मुश्किल है क्योंकि अपने अब आप थोड़ा लो फेज में चले गए, अभी आपके पास पैसा भी नहीं है, सेल नहीं है तो मतलब पैसा नहीं है पैसा अभी नहीं आपके है, पास, ठीक है। तो थोड़ा तो मुश्किल होता है उस फेज पे, है ना, क्योंकि हम मान के चलिए हम बोल देंगे बहुत अच्छा काम कर देंगे सर आपके लिए, आपका मार्केटिंग आप कर देंगे, लेकिन मेरा बजट ये है, बोलेंगे तो अभी तो सेल ही नहीं, हम कहाँ से देंगे आपको इतना पैसा। तो मेरे हिसाब से प्रेफर ये होना चाहिए कि उससे पहले कि आप उतना नीचे जाएं, आप पहले अपना ही चाहे हमसे कराइए चाहे किसी और से कराइए, लेकिन कराइए जरूर। हाँ, लेकिन धीरे धीरे वर्क करके अपग्रेड किया जा सकता है, और ऐसा मैंने बहुत सारे क्लाइंट का काम किया है। पब्लिक परसेप्शन को कैसे चेंज किया जाए? मतलब मॉल से रिलेटेड मॉल या से रिलेटेड, जैसे अभी आपने बताया। तो जैसे कि मान के चलिए कि एक मॉल है, वो खुले रहते हैं जनरली। जो मॉल का सेल डाउन होता है वो इस वजह से नहीं होता है कि आप ऑफर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं, आप कुछ भी मत कीजिए, आपका सेल होगा। लेकिन लोग गलती इसको रियलाइज नहीं करते कि जैसे 2-4 दुकान खुलता है और या 2-4 मॉल और खुल गया, तो उनको लगता है कि मेरा सेल तो बहुत है, अभी कुछ नहीं होने वाला हमको। लेकिन वो एक सडनली असर नहीं तो होगा, उसका धीरे धीरे असर होगा। तो दिमाग में मैसेज से तो चला ही जाता है कि अब वहां जाके फायदा नहीं है, पैसा लगेगा ही लगेगा, प्लस फिक्स दाम है। तो परसेप्शन ऐसे चेंज किया जा सकता है वहां से कि आप बताइए कि नहीं, हमारा अब पूरा रीस्टॉक होने वाला है, सारा कुछ कंपनी में वापस जा रहा है, पूरा स्टॉक रीस्टॉक हो रहा है। तो थोड़ा तो मतलब आपके लिए खराबी ये रहेगा कि उनको लगेगा कि बंद हो रहा है, कि अब बंद होने वाला है। तो बहुत या क्लियरेंस सेल जैसे आप देखते होंगे, मिंत्रा फ्लिपकार्ट पे चलता है क्लियरेंस सेल। तो परसेप्शन ये जाएगा कि हाँ, मतलब ये पूरा क्लियर होने वाला है, नया स्टॉक आने वाला है, और क्लियरेंस सेल दे दिए आप, तो इसका मतलब कि आप ऑफर यहाँ से स्टार्ट कर चुके हैं, आगे भी आप ऑफर दीजिएगा। एक परसेप्शन यहाँ से बिल्ड होना चालू हो जाता है। फिर अलग अलग ऑफर है, अब आप लोगों को इन्फॉर्म कीजिए डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, चाहे आप उनको कॉल के थ्रू, IVR कॉल के थ्रू, चाहे व्हाट्सएप कैंपेन के थ्रू, फिर आप बताना पोस्टर के थ्रू, फिर आप उस पर क्या बोलते हैं उसको, लॉयल्टी प्रोग्राम चलाइए। जैसे दावत खास में भी एक लॉयल्टी प्रोग्राम चलता था कि आप अभी 1000 रुपए का मैंने आपने फूड कंज्यूम किया तो आपको 10% पैसा वापस चला जाएगा, ठीक है। 10% पैसा वापस चला गया, नहीं 100 रुपये आपके पास वापस आ गया। लेकिन उस पर एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि वो 100 रुपये खर्च आपको विद इन 3 मंथ में करना है। तो यानी आप कस्टमर को आना एक वापस से मजबूरी बन गया कि 100 रुपये तो है ही यार, चलो 200 रुपये कुछ खा लेंगे तो 100 रुपये माइनस हो जाएगा। जैसे आपके जियो मार्ट में भी ऐसा होता था, 20% कैशबैक आता था। तो आप कस्टमर को एक तरह से बांध रहे हैं कि आप वापस से मेरे पास आइए ताकि आपको और फायदा मिले। तो यहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है, अलग अलग तरीका है, जितना तरीका आप लगा सकते हैं। क्लाइंट की सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है मार्केटिंग को लेके? उनको लगता है कि ऑनलाइन का इम्पैक्ट पता नहीं कैसा रहे। तो और जो खासकर जितने भी अभी बिजनेस ओनर हैं इस रीजन में, खासकर उनकी एज थोड़ा अच्छी खासी हो चुकी है, तो उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है कि पता नहीं ये सारा चीज कैसे काम करेगा। लेकिन जिनके घर में बच्चे होते हैं, जिनके घर में कोई नौजवान बेटा है, बेटी है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, तो हम लोग का कहना रहता है कि सर आप उनको लेके आइए, उनके साथ में ही बात करें, वो समझेंगे ज्यादा। तो वो अपने गार्जियन को समझा पाते हैं कि नहीं नहीं ठीक बोल रहा है। तो वो एक ट्रिक है जो हम लोग अपनाते हैं। जनरली क्लाइंट का परसेप्शन रहता है कि वो आप उनका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उनसे उनको कितना फायदा होगा, ऑनलाइन को लेके ज्यादातर रहता है। तो उनसे आप कैसे डील करते हैं, क्योंकि बहुत लोग पैसा देने में हिचकिचाते हैं। बात तो सही है आपका, और ऐसा होता भी हम लोगों के साथ। मतलब जैसे स्टार्टिंग में तो ये ज्यादा हुआ, तो हम लोगों ने कुछ तो इसका वर्क अराउंड सोचा और उस पर काम भी किया। तो अभी तो बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं कि जिनको कॉल या मैसेजेस बहुत कम आते हैं, है ना। मान के चलिए वो प्रॉपर्टी बेचते हैं, कम कॉल आ रहा है उनको, कम मैसेज आ रहा है। हम बोलेंगे कि हम जिस दिन से आपका एडवर्टाइजमेंट चालू करेंगे आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखेगा, तो उनको फोन कॉल्स, मैसेजेस वगैरह, क्वेरीज वगैरह बढ़ जाती है। तो एक तो उनको तुरंत समझ में आ गया, ये पर्सपेक्टिव है। जिनको बिल्कुल ही नहीं है कि बस शॉप खोल के वो मैनेजर चला रहा है, तो उस केस में थोड़ा सा मुश्किल होता है।
मैनेज करना है कि क्लाइंट को समझाना है कि हाँ सही में हमारे थ्रू आपके पास कस्टमर गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे आप अभी उनका एडवर्टीजमेंट किए सपोज, लेकिन उनका सीजन पे ग्रो किया कुछ टाइम के बाद, तो उनको उस टाइम पे आप ट्रस्ट कैसे दिलाते हैं? हाँ, तो इसका बहुत सिंपल सा ट्रिक है हम लोग जो अपनाते हैं अभी तक, लेकिन इसको चेंज करने वाले हैं जल्दी, तो इसलिए इसको रिवील कर दे रहे थे कि जैसे हम बोले कि आपको ट्रैक करना है आंसर कि मेरे थ्रू आपके पास कितने कस्टमर जा रहे हैं, तो एक आप ऑफर दीजिए, सिर्फ आप हमको ही दीजिए वो ऑफर और किसी को नहीं दीजिए। वो ऑफर जितने लोग लेने के लिए आएंगे उनको मेरे थ्रू से ही तो पता चला होगा कि ये ऑफर चल रहा है, तो वहां से आप पता कर सकते हैं कि मेरे थ्रू से आपको कस्टमर कितने आए। मान के चलिए कि हम किसी का मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो 10 जगह पोस्टर भी लगा के रखे हैं, वो 10 जगह बैनर भी लगा के रखे हैं, वो न्यूज चैनल पे बुलवा रहे हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि न्यूज चैनल से उनके पास कस्टमर आ रहा है कि मेरी तरफ से जा रहा है? तो उनको हम बोलते हैं कुछ ऐसा ऑफर दीजिए जो मेरे तरफ से है, और वो जो ऑफर अवेल करेगा आदमी, अब ऑफर ऐसा नहीं कि 2% डिस्काउंट, तो कस्टमर बोलेगा 2% रखिए आप, तो कुछ उनसे ऐसा ऑफर लेते हैं जो ट्रैक कर पाए, है ना, जो कस्टमर को लगे हाँ ये ऑफर बढ़िया है, उसको ले लेते हैं। वो ऑफर वो हमको मिला, हम वो मैसेज सारे लोगों तक पहुंचाए, कस्टमर जब जाएंगे दुकान तो बोलेंगे हमको ये ऑफर चाहिए, तो दुकान वाले को पता चल जाता है कि ये मेरे थ्रू से आए, ना कि अलग अलग जो तरीका वो अपना रहे हैं प्रचार के लिए उधर से आए। तो ये एक इजी वे होता है। अभी आपका कोई नया अचीवमेंट, जो बड़ा अचीवमेंट हो, आपने अभी किया है? अभी हमने अपना जस्ट लाइक कि जैसे फूड डिलीवरी एप्स होते हैं, स्विगी है, जोमेटो है, उसी तरह के हमने अपना लॉन्च किया है। अच्छा। तो कह सकते हैं कि वो एक अचीवमेंट है। ऑन टाइम नाम रखे हैं उसका हम लोगों ने। अभी वो लाइव है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो पहले हम लोगों ने कोशिश की कि कस्टमर को समझे कि उनको क्या दिक्कत है, तो उस चीज को हम लोग सॉर्ट आउट कर दिए। जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आप सामान ऑर्डर करते हैं ना 199 का, जब पेमेंट की बारी आती है तब भी 199 ही लगता है ना, लेकिन फूड डिलीवरी ऐप में ऐसा नहीं होता। 199 की बिरयानी आप ऑर्डर करने जाइएगा, पेमेंट के टाइम वो 240 रुपए हो जाएगा, 250 रुपए हो जाएगा। तो उस चीज को हम लोगों ने एकदम नेग्लिजिबल कर दिया, मतलब कि नाम मात्र है, 5% है टैक्स, तो वो तो देना ही पड़ेगा आपको, उसके लिए तो सरकार से बात करना होगा। और डिलीवरी हमने फ्री रखी है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, शायद आपको उतना अंदाजा नहीं लगता है, लेकिन और भी लोगों को नहीं पता लगता है, लेकिन जो रेस्टोरेंट में सामान होता है ना, रेस्टोरेंट में कोई एक डिश है जो 299 रुपए की है, सेम डिश आप ऐप से ऑर्डर कीजिएगा ना तो 499। हाँ, वो रहता है। तो वो चीज को हम लोगों ने फिक्स किया है कि अगर वो 299 का है तो ऑलमोस्ट सेम दाम, अगर वो 299 का होगा तो शायद मेरे में 305 रुपए का मिल रहा होगा, 4-5 रुपए का डिफरेंस होगा। वो इसलिए क्योंकि वो पैकेजिंग मटेरियल लगता है या चम्मच उम्मच लगता है, तो बस उतना ही हम लोगों ने दाम को इंक्रीज किया है। तो वो एक बड़ा अचीवमेंट है। और अभी अच्छा है, हम लोग 40-50 ऑर्डर पर डे भी डिलीवर कर रहे हैं, और लॉन्च हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ है, लगभग महीना 1.5 महीना हुआ है। अच्छा, तो सर आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का पॉडकास्ट। और मैंने बहुत पहले देखा है, मेरे भैया है कामरान भी है, वो भी आए थे इस पे, तो अच्छा लगा कि आप लोग स्टार्ट से मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे। और थोड़ा सा चलाना तो मुश्किल होता ही है, क्योंकि एडिटिंग है, टीम है, क्वेश्चन है, ये है वो है, तो मुश्किल तो होता है। तो मतलब लोगों को बस लगता है कि बस वीडियो रिकॉर्ड हो जा रहा है, नहीं ऐसा तो नहीं होता है, बैकग्राउंड में बहुत मेहनत होता है। मैं भी इसी फील्ड से हूँ, इसीलिए मैं जान रहा हूँ। तो बहुत अच्छा है, आप लोगों को मुबारक हो, आप लोग और आगे जाइए। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में अब तक बने रहने के लिए। तो मिलते हैं आगे एक नए एपिसोड के साथ, नए गेस्ट के साथ और नए इन्फॉर्मेशन के साथ।